Good morning, students. Today I am going to deliver lecture on current electricity, chapter 3rd of NCERT and unit 2 of CBSE syllabus. Under this main topic, we are going to study about Ohm's law, electrical resistance, VI characteristics, linear, non-linear, electrical energy, electric power, resistivity, and conductivity. So, what is Ohm's law? As you are students of class 12, so you must know about Ohm's law because you have studied in class 10 also. The potential difference applied across two ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through it, provided the external conditions like temperature, pressure and strain are kept constant. स्टूडेंट्स, अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होता, ओबे नहीं होता. So if we have any circuit element like resistance having resistance R and V is the potential applied, I is the current flowing through it, then V is directly proportional to I and V is equal to Ri. Here R is called resistance, electric, or we can say electrical resistance. So V is equal to IR. This is called Ohm's law. Now the question is, where does this resistance come from? ये रेजिस्टेंस की जो टर्म है वो कहाँ से आती है, इसका ओरिजिन क्या है? अगर इसका ब्रॉडर व्यू, इस रेजिस्टेंस का ब्रॉडर व्यू हम बनाएं, इफ वी प्लॉट द ब्रॉडर व्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस, and apply the voltage, then actually what happens internally क्या होता है? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो करता है. अब इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने से क्या होता है, जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं एंड दे आर ड्रिफ्टेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. बट during their movement they suffer large number of collisions with each other as well as with the ions of this conductor. So these hindrances or obstacles faced by these electron is called resistance. इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं. सो रेजिस्टेंस का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है? कोलिजन से हुआ है. सो कोलिजन्स are the basis of the resistance. इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि सपोज यहाँ पर पॉइंट ए से बी तक, मान लो कुछ लोग हैं, से 100 पीपल्स हैं, इनको ए से बी तक मूव करना है और यहाँ आकर उन्होंने अपनी आउटपुट देनी है एंड उस आउटपुट को हम दिस आउटपुट इज टर्म्ड एज करंट. सपोज नाउ फर्स्ट केस में देयर इज नो ऑब्स्टेकल, they are freely moving, so they are reaching to this point. All say 100 people are reaching to this point. Now केस 2 लेते हैं हम, केस 2 जिसमें ऑब्स्टेकल्स हैं, से रेड लाइट्स हैं, ट्रैफिक है, किसी भी तरह की ट्रैफिक हो सकती है, रेलवे क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग है, etc. Now how many people are reaching to this place? Very few. से 20-25 इतने लोग पहुंच रहे हैं. तो अगर 20-25 लोग ही पहुंच रहे हैं तो उसकी जो आउटपुट है वो कम हो जाएगी और उससे क्या है, जो आई है वो भी कम हो जाएगा. सो V इज इक्वल टू आई आर एंड R is equal to V upon I.
अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा. सो मोर इज द रेजिस्टेंस, लेसर विल बी द करंट. अब वी आई करेक्टरिस्टिक्स. करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? If we plot graph between V and I, then it comes straight line. For ohmic conductors or materials, this graph can be like this. Again, it is a straight line. But यहाँ पर इसकी जो स्लोप है वो इक्वल टू R है, और यहाँ पर जो स्लोप है is equal to reciprocal of R. In both cases, the value of R will be same. ये भी ओमिक है. नाउ अगर जो ग्राफ है वो ऐसा हो, ऐसा हो, या ऐसा हो, ये है, ये पीएन जंक्शन डायोड के केस में होता है, सेमीकंडक्टर. ये भी गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर के केस में होता है. यहाँ पर ये शो करता है नेगेटिव रेजिस्टेंस विच इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पर वोल्टेज कम, करंट ज़्यादा. ये भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा. यहाँ पर नेगेटिव रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा डेविएटेड है. दिस हैपन्स इन केस ऑफ व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन T इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है. सो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, area, third is temperature, and fourth is nature of the material. अगर कॉपर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, अगर एल्युमिनियम लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा. भले ही उनकी लेंथ, एरिया और टेम्परेचर सेम है, अगर उसकी नेचर चेंज हो गई तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा. नाउ R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R directly inversely proportional to A, so R is equal to rho L upon A. So this rho is another term called resistivity. Resistivity, R के यूनिट्स क्या होते हैं? ओम होते हैं, सिंबल सिग्मा. तो रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या होंगे? आर ए अपॉन एल. आर के ओम है, ए के मीटर स्क्वायर, मीटर कैंसल, ओम मीटर. सो रेजिस्टिविटी के जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं? ओम मीटर यूनिट.
नाउ कंडक्टिविटी क्या होता है? व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका सिंबल क्या है? सिग्मा। Reciprocal of resistivity is called conductivity. So more is the resistivity, lesser will be the conductivity. So इसके यूनिट्स अगर देखेंगे तो ये ओम मीटर, महो पर मीटर और सीमन पर मीटर। तो कंडक्टिविटी के जो यूनिट हैं एसआई वो क्या हैं? महो पर मीटर और सीमन पर मीटर। महो इज से रेसिप्रोकल ऑफ ओम। तो ये कंडक्टिविटी आ गई, ये हमारी रेजिस्टिविटी आ गई, और दोनों में रिलेशन क्या है? दोनों रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट इज कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर लेंथ को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इफ़ एल इज़ डबल्ड तो आर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये सिंपली ऐसे है कि लेंथ है, इसके साथ ही और लेंथ लगा दी, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा फाइनली। अगर हम इसी लेंथ को, इसी कंडक्टर को स्ट्रेच करते हैं, आफ्टर स्ट्रेचिंग, इसकी लेंथ क्या होगी से इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आफ्टर स्ट्रेचिंग से न्यू एल इज एन टाइम एल। तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, एंड द क्वेश्चन आंसर इज आर डैश इज एन स्क्वायर आर। ये कैसे आया? ये हम निकाल सकते हैं कि जब इनको स्ट्रेच करेंगे तो क्या चेंज, सेम क्या रहेगा? वॉल्यूम सेम रहेगा इनका। सो इनिशियल वॉल्यूम क्या था? ए इंटू एल, और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? ए इंटू ए डैश इंटू एल डैश। अब एल डैश क्या है? एन टाइम एल, तो एल कैंसिल, और ए डैश क्या आ गया? ए अपॉन एन। तो जो एरिया है वो रिड्यूस हो गया ए बाई एन। अब आर डैश क्या हो जाएगा? रो एल डैश अपॉन ए डैश, रो एन इंटू एल डैश, और ए डैश क्या है आपका? ए अपॉन एन है। तो इसको लिख सकते हैं रो एल अपॉन ए इंटू एन स्क्वायर। आर डैश इज इक्वल टू, ये क्या है? आर, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर आर। तो अगर इफ एल डैश इज 2 टाइम एल, तो आर डैश क्या हो जाएगा? 4 टाइम आर। इस तरह के न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं। नाउ एक और देख लेते हैं कि अगर
अगर रेडियस जो है वो r/2 हो जाए आफ्टर स्ट्रेचिंग, तो फाइनल r डैश क्या होगा? ये होता है r डैश n/r। ये भी सेम है, वॉल्यूम को सेम रखना है तो न्यू हमारे पास L आ जाएगा और उसी को हम इसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में, बेसिक फार्मूला जो है, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अगर इसको मैं निकालूंगा तो स्टूडेंट्स लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो यू कैन ट्राई एट होम। सेम है, जैसे ये किया है वैसे ही निकल जाएगा ये भी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। What is electric energy? Electrical energy or electric energy? It is the work done। से हमारे पास कोई बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये इसको हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, ये सेल है, कोई बैटरी मान लो, सेल मान लो। नाउ अब ये जो बैटरी है ये करंट को मेंटेन करने के लिए इट विल डू सम वर्क। सो दिस वर्क डन बाय दिस बैटरी टू मेंटेन अ फ्लो ऑफ करंट इन दिस सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब अगर लिखना है तो लिख सकते हैं द वर्क डन बाय द सेल, द सोर्स to maintain flow of current in the circuit is called electric energy। हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें ये जो बैटरी है, सेल है, इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सो केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल्स में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं। नाउ हाउ विल यू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर दिस एनर्जी? नाउ सपोज V इज द वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एंड I इज द करंट फ्लोइंग। तो अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड में फ्लो करेंगे। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एंड से इस एंड तक जाएगा, देन वर्क डन क्या होगा? व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड? W इज इक्वल टू, अब इसको इस एंड पर पोटेंशियल क्या है, V है, तो V इंटू Q। V Q क्या है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। सो Q क्या हो जाएगा, I इंटू T, I इंटू T। सो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T। सो दिस वर्क डन इज called electrical energy, or this electrical energy is converted into the heat energy according to Joule's law of heating। जहाँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कैसे होता है कि जब भी अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल कोई ऐसा एलिमेंट लगा दें जिसका हाई रेजिस्टेंस है, जैसे आयरन है, या हम हीटर लगा दें, जहाँ हम इंडक्शन लगा दें, तो जितनी भी एनर्जी होगी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में। सो
This energy is also called heat energy, and this is called Joule's law of heating. Conversion of heat energy, conversion of electrical energy into heat energy is called Joule's law of heating effect. Law of heating effect. H इज इक्वल टू वी आई टी है, तो V की जगह हम क्या लिख देंगे, आई स्क्वायर, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पुट कर देंगे आई स्क्वायर आर टी बन गया। तो H की दूसरी फॉर्म क्या आ गई, आई स्क्वायर आर टी, और V इज इक्वल टू आई आर, आई की जगह V अपॉन आर पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। सो दिस इज ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ये सारी की सारी हीट की इक्वेशंस हैं, एंड ऑल दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। नाउ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? वी नो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क is called power. So we can say power is equal to work upon time. वर्क की जगह हम हीट ले लेते हैं, सो पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम। सो ये है आई स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर। सो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर और वी आई और वी स्क्वायर अपॉन आर। दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ पावर। सो पावर क्या है? रेट ऑफ कंजप्शन और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कितने रेट से डिसिपेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड पावर। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? वॉट। सो वॉट V इंटू आई, दैट इज V वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर इज द यूनिट ऑफ पावर एंड दिस इज कॉल्ड 1 watt, और वी कैन से watt इज इक्वल टू वोल्ट एम्पियर। ये अगर हमें इसको डिफाइन करना हो वॉट को, तो कैसे करेंगे? द पावर इज सेट टू बी 1 watt इफ करंट flowing through a conductor is 1 ampere and potential applied is 1 volt, then पावर कितनी होगी हमारी? 1 watt। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक और यूनिट होते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड पावर इनटू टाइम। तो पावर हम वॉट ले लेते हैं और टाइम सेकंड लेते हैं, तो वॉट सेकंड
is called 1 joule. So energy, electrical energy is said to be 1 joule if power consumed is 1 watt and time is 1 second. और इसके यूनिट्स हम देख लेते हैं, BOT यूनिट, BOT यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स वगैरह में यूज़ करते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOT बोलते हैं इसको। तो अगर हम पावर किलोवाट ले लें और टाइम कितना ले लें, 1 आवर ले लें, तो ये बन जाएगा किलोवाट आवर। दिस इज कॉल्ड यूनिट। सो 1 किलोवाट को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? 1 किलोवाट आवर को, द एनर्जी कंज्यूम्ड इज सेड टू बी 1 किलोवाट आवर इफ एन अप्लायंस of power 1 kilowatt is used for 1 hour। टाइम कितना होगा? 1 आवर। तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी होगी? 1 किलोवाट। इस 1 किलोवाट को ही हम 1 यूनिट बोलते हैं। जैसे घरों में हम बोलते हैं कि 2 यूनिट 400 यूनिट कंज्यूम हो गए, ठीक है, 400 यूनिट कंज्यूम हो गए। तो 400 यूनिट, अगर 1 यूनिट का रेट है 400 यूनिट का मतलब 400 किलोवाट यूज़ हो गए। तो अगर 1 यूनिट का रेट है 10 रुपीज़, तो बिल कितना आएगा आपका? 400 इंटू 10, 4000। तो 4000 आपका बिल आ जाएगा। Thank you, students.